Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to start a new chapter from your syllabus, starting with the first topic, that is electron emission and photoelectric effect. देखिए, अभी तक हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था अबाउट रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स में हम मानकर चले थे कि लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, एंड हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा दैट लाइट बिहेव करती है एज अ वेव. उसके बाद हमने पढ़ा था वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, राइट. तो ये सब पढ़ते पढ़ते कौन सा एरा चल रहा था? आइंस्टाइन का एरा चल रहा था. आइंस्टाइन का एरा जब चल रहा था तो उसके अकॉर्डिंगली जो लाइट थी वो बिहेव करती थी एज अ पार्टिकल. बट उसके बाद हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, दैट वाज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया कि लाइट बिहेव करती है एज अ वेव, बिकॉज अगर लाइट बिहेव कर रही है एज अ वेव तभी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली हम इंटरफेरेंस पैटर्न्स बता पाए थे. तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल और इट बिहेव्स एज अ वेव. तो उस टाइम के बाद कुछ डिस्कवरीज होनी स्टार्ट हुई. देखिए, डिस्कस करते हैं हम कौन कौन सी डिस्कवरीज थी वो. In 1870, the cathode rays were discovered by William Crook. 1870 में कैथोड रेज को डिस्कवर किया गया, एंड किसने डिस्कवर किया? विलियम क्रूक ने डिस्कवर किया. उस टाइम पर क्या होता था? बेसिकली ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट. हम शुरू हुए मॉलिक्यूल से, उसके बाद हमें पता चला कि मॉलिक्यूल से छोटा एटम है, एंड एटम पता चलने के बाद हमें पता चला कि उसमें और भी कोई छोटा पार्टिकल है एटम्स में. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते गए उस टाइम पे. उसके बाद एक टाइम आया जबकि 1870 में पता चला कि कैथोड रेज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, एंड उसको किसने डिस्कवर किया था? विलियम क्रूक ने. उसके बाद इन 1879 विलियम क्रूक सजेस्टेड दैट दीज रेज कंसिस्टेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अभी तक हमें नहीं पता था कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये बहुत ही बाद में डिस्कवर हुए थे. इनिशियली बस हमें विलियम क्रूक ने क्या बताया कि कैथोड रेज में स्ट्रीम है किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की. उसके बाद इन 1895 डिस्कवर हुई एक्सरेज. एक्सरेज की बेसिकली हमें पता है फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, हमने ईएम स्पेक्ट्रम में पढ़ा था. नेक्स्ट कम्स इज इन 1897 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन. डिस्कवर हो गया अब इलेक्ट्रॉन, एंड उसको डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन ने. एंड हमें इसमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन इज कॉमन इन ऑल एटम्स, मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट. एंड हर एटम के बीच में क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड उसके बाद और डिस्कवरीज हुई तो हमें पता चला कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ न्यूक्लियस भी है. उसके बाद डिफरेंट मॉडल्स आए एटम्स के, तो बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, राइट. उसके बाद क्या हुआ? इन 1897 जब जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, तो वो उस टाइम पर चार्ज नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, बट उसने E/m रेशियो निकाली थी, एंड E/m रेशियो की वैल्यू आई थी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी. एंड ये हर मटेरियल में, कोई भी मटेरियल हो उसमें E/m की जो ये रेशियो है वो कांस्टेंट रहती है. इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी. उसके बाद इन 1913 एक एक्सपेरिमेंट हुआ, दैट वाज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. This was also a very big discovery, right? He found out the charge on electron which came out to be 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम. जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, बट वो उसका चार्ज नहीं बता पाया, वो सिर्फ बता पाया कि E/m रेशियो की वैल्यू क्या होती है. बट जब 1913 में मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट हुआ,
उसमें हमें चार्ज भी पता चल गया इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस चार्ज की वैल्यू को E/m रेशियो में सब्स्टिट्यूट किया गया एंड यहाँ से हमें मास की वैल्यू भी पता चल गई इलेक्ट्रॉन की। इस चार्ज को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर एंड इसको इक्वल टू लिखेंगे इस वैल्यू के, तो आपको पता चल जाएगा कि मास की क्या वैल्यू है। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स। अब हमें पता चल गया कि बेसिकली जो सारे मटेरियल्स हैं वो एटम्स के बने होते हैं एंड एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने लिया कोई मेटल, जिस वीडियो में मैंने आपको कंडक्टर्स के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था दैट कंडक्टर्स आर आल्सो मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या है कि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं इन अ मेटल, इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा होता जो इनको बांध के रखता है। दे आर नॉट बाउंडेड, दे आर नॉट बाउंडेड। They can freely move from one place to the another place in the metal and ये क्या करते हैं बेसिकली, अगर ये freely move कर रहे होते हैं तो ये जाते जाते जो एटम्स अंदर पड़े हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को किक करते जाते हैं एंड जिनको ये किक करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर मूव करते रहते हैं, ऑर्बिट में रोटेट करते हैं वो एंड ये ऐसे ऐसे करके मूव करते रहते हैं ना, मेटल फ्री होते हैं बेसिकली। So, defining it in metals, the electron in the outer shell called valence electrons of the atom are loosely bound. They are quite free to move easily within the metal surface but cannot leave the metal surface. बहुत ही important point है ये। इसका क्या मतलब है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर कोई एटम की मैं बात करूं लाइक दिस, इसके बीच में क्या हुआ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अब तक डिस्कवर हो चुका था एंड इसके आसपास जो हमारे पास शेल्स होते हैं, दीज शेल्स आर K-L-M-N शेल्स लाइक दिस। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं बात करूं लास्ट शेल की, सपोज इसका लास्ट शेल है ये, अभी जो मैंने इस इलेक्ट्रॉन्स बना रखे हैं शेल्स में डजंट मीन कि इसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमें पता है दैट के शेल में 2 होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, लाइक दिस मूव ऑन। अभी ये मैंने रफ से एस्टिमेट आपको बताया है बताने के लिए कि कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रही हूँ। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास मेटल में तो ऐसे कितने सारे एटम्स होंगे, तो उन सारे एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड जब ये मूव करते जाते हैं तो ये क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर कोई और एटम पड़ा है, ये एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करने दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाता जाता इस इलेक्ट्रॉन को किक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, किक कर जाएगा, बिकॉज ये फ्रीली मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा। सो ये मूवमेंट्स चलती रहती हैं बेसिकली, राइट। अब हम पढ़ते हैं दैट कि अगर ये फ्रीली मूव कर रहे हैं फिर भी ये मेटल सरफेस से बाहर क्यों नहीं निकल सकते, बिकॉज जब ये मेटल सरफेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो जिस लास्ट एटम के साथ इनका लिंक होता है, जिसके सरफेस से ये बाहर निकले होते हैं, वो एटम उसी टाइम क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है एंड इलेक्ट्रॉन की नेचर हमें पता है दैट इट इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है एंड जैसे ये मेटल सरफेस से बाहर निकलना चाहता है तो एसोसिएटेड एटम जो होता है उसके साथ वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है एंड वो उसको बाहर नहीं जाने देता, बिकॉज वो एक्ट करता है क्या, एज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन and there acts a force between them which is known as Coulomb force. Next we are going to study about work function.
Work function of a metal is the minimum energy required by the electron to just escape from the metal surface. अब हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन अपने आप से बाहर नहीं निकल सकता मेटल सरफेस से, बट अगर हम उसको बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दें जो ओवरकम कर दे किसको, फोर्स को जो एक्ट कर रहा है बिटवीन दैट पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड दैट इलेक्ट्रॉन, उस फोर्स से भी ऊपर की एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है. एंड दैट मच एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन escape from the metal surface is known as work function. So work function of a metal is the minimum energy required by the electron to just escape from the metal surface so as to overcome the restraining force at the surface. Restraining force यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, कूलम force which is acting between the positively charged atom and the electron, right? It is denoted by phi. Work function का symbol क्या रहता है, phi रहता है and it is usually measured in electron volt. This is electron volt and 1 electron volt की कितनी वैल्यू होती है, 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. आगे हम डिस्कस करते हैं वर्क फंक्शंस ऑफ सम मेटल्स, इनकी वैल्यूज यहाँ पर जॉट डाउन है. देखिए मेटल्स यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीजियम. सीजियम के केस में हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोटेशियम. पोटेशियम की होती है 2.30. उसके बाद आता है सोडियम. सोडियम की होती है 2.75. देन कैल्शियम. कैल्शियम की होती है 3.20. ये सब क्या है हमारे पास, वर्क फंक्शंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट कम्स इज लेड. लेड की होती है 4.25 एंड देन कम्स इज प्लेटिनम. प्लेटिनम का वर्क फंक्शन होता है 5.65. इस वर्क फंक्शन का मतलब क्या है कि हमें प्लैटिनम को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके. कहाँ से, उसके सरफेस में से. एंड अगर मैं सीजियम की बात करूँ तो सीजियम में मुझे सबसे कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज 2.14, सो दैट इट्स इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन एमिशन. अब हमने पढ़ लिया कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वर्क फंक्शन अगर हम देंगे उसको तो वो बाहर आ जाएगा, बट वो एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड करेंगे आज हम वो डिस्कस करेंगे. 3 प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे बेसिकली. देखिए, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन. And the minimum energy required for the electron emission can be provided by 3 processes. First is thermodynamic emission, second is field emission and the third is photoelectric emission. Basically इन 3 processes से हम जो metal surface के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इनको अगर कोई एनर्जी प्रोवाइड कर दें ताकि ये क्या हो जाए, एस्केप हो जाए, राइट तो हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, बाय 3 प्रोसेसेस. अब इनको इन डिटेल डिस्कस करते हैं. चलिए, फर्स्ट इज thermodynamic emission. It is a phenomena of emission of electrons from the metal surface when heated suitably. देखिए, सपोज ये कोई मेटल सरफेस था, सपोज ये कोई मेटल है एंड ये इसका सरफेस है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अगर हम इस मेटल को क्या कर दें, हीट कर दें. क्या कर रहे हैं हम, इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड होगी. एंड हीट एनर्जी प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सरफेस पे ये एस्केप हो जाएंगे. एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज थर्मल इलेक्ट्रॉन्स. देखिए, हियर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज बीइंग सप्लाइड बाय द थर्मल एनर्जी, is being supplied by the thermal energy and these type of electrons are known as thermal electrons. and इनका जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है on the temperature. किस पे डिपेंड करता है, on the temperature of the metal surface. किसका नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अमिट होंगे, कहाँ से, इस मेटल सरफेस से अमिट होंगे, इनका नंबर डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस पे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड. देखिए, सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे. सपोज ये कोई मेटल है एंड इसके बीच में ये क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, लाइक दिस. बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स.
उसके बाद हमने क्या किया, इस मेटल को प्रोवाइड कर दी थर्मल एनर्जी, मतलब इस मेटल को क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे फ्रॉम द metal, and this type of emission is called thermodynamic emission. Next is field emission. Field emission क्या होता है? It is a phenomena of emission of electrons from the metal surface under the application of suitable electric field. जैसे कि हमने thermodynamic emission में क्या किया था, metal को heat up कर दिया था, and इस type के emission में क्या करेंगे हम, strong electric field लगाएंगे। देखिए इसको कैसे समझेंगे। अब हमें पता है दैट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट? तो अगर मैं इस मेटल के बाहर कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दूं, कैसा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का अरेंजमेंट कर दूं, एंड यहाँ पर मैं कैसा पोटेंशियल दे रही हूँ, पॉजिटिव पोटेंशियल दे रही हूँ, एंड ये इतना हाई है, ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पे पड़े होंगे ये ऑटोमेटिकली इसको अट्रैक्ट करेंगे, किसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आप देख सकते हैं इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाएंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड दिस टाइप ऑफ emission is called field emission. It is a phenomena of emission of electrons from the metal surface under the application of suitable electric field. When a strong electric field, order यहाँ पर दिया हुआ है कितनी strong, 10 raised to the power 8 volt meter inverse is applied to a metal, it emit electrons, and these type of electrons are called as field electrons. जैसे कि थर्मोडायनेमिक एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे हम उनको थर्मल इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे, तो जो फील्ड एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, एस्केप होंगे मेटल सरफेस से, उनको हम बोलेंगे फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए ये हमारे पास कोई मेटल है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर फॉल करवानी है कोई लाइट रेडिएशन फॉल करा रहे हैं। बेसिकली अब हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इस मेटल को बाय लाइट। जब भी लाइट फॉल करेगी इस मेटल के ऊपर तो क्या देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम इट्स सरफेस। दीज आर द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप के एमिशन में क्या होता है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। इसका ध्यान रखना है आपको, लाइट रेडिएशन की एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एंड उस फ्रीक्वेंसी को हम पढ़ेंगे आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट्स में। उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेसिकली अगर कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन फॉल होगी मेटल सरफेस पे तो हम बोलेंगे कि उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, एंड देयर नंबर डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन देम। एंड इनका नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी इंटेंसिटी है इस लाइट की। इंटेंसिटी को आप कैसे समझेंगे, सपोज हमारे पास दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, इसकी वोल्टेज है 50 वॉट एंड इसकी वोल्टेज है 100 वॉट। तो हम क्या बोलेंगे कि इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, 100 वॉट की। किसकी अकॉर्डिंगली, वेव नेचर ने हमें क्या बताया था बेसिकली कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, राइट, एंड जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की, एंड एनर्जी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर के, एंड पावर के यूनिट्स क्या होते हैं, वॉट। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि अगर 100 वॉट है तो इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। तो अगर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट फॉल कर रही है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब देखिए एक प्रोसेस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दैट डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, बेसिकली हम उसमें क्या स्टडी करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही स्टडी करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। इट इज अ फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल व्हेन द रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। बेसिकली ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास फोटो एमिशन ही है, जो अभी हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, राइट। सो द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो
द emitted electrons is called photoelectrons and the emitted current is known as photoelectric current. बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स emit हो रहे हैं, अगर हम इनका एक सर्किट इनक्लोज कर दें एंड हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है, एंड दैट करंट हेयर इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. इस डायग्राम में देखिए लाइट रेडिएशन फॉल कर रही है सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, किस पे, मेटल पे फॉल कर रही है, एंड इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, अमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड ये इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट करेंगे एक करंट में विच इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश.